हेलो दोस्तों, मैं ही क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं संतोष कुमार आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग जानेंगे वैदिक काल के अंतर्गत ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के विषय में, जिसमें कि हम लोग जानेंगे वैदिक काल यानी उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल में उसका सामाजिक जीवन कैसा था, धार्मिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन किस तरह का था, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल के विषय में। स्थिति ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों कि ऋग्वैदिक काल जो है यह आपका 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का काल रहा। इसके बाद उत्तर वैदिक काल जो है वह 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का काल रहा, जिसमें कि हम लोग बैक क्लास में पढ़ चुके हैं। ऋग्वैदिक काल का सामाजिक जीवन, उत्तर वैदिक काल का सामाजिक जीवन के विषय में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है उसको मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ। तो ऋग्वैदिक काल में सामाजिक जीवन के अंतर्गत स्त्रियां सभा समितियों में भाग ले सकती थी। स्त्रियां ऋग्वैदिक काल में सभा और समितियों में भाग ले सकती थी और पति के साथ वह बैठकर यज्ञ में भी भाग ले सकती थी। लेकिन यही उत्तर वैदिक काल में देखा जाए तो स्त्रियों की स्थिति में यहाँ गिरावट आई है और स्त्री के सभा और समिति में भाग लेने पर जो है पाबंदी लगा दिया गया। उत्तर वैदिक काल में स्त्री को सभा और समिति में भाग लेने के लिए रुकावट डाल दी गई और यहाँ स्त्रियों की स्थिति में जो है वह गिरावट आई है। जैसे ऋग्वैदिक काल में शिक्षा का महत्व स्त्री के लिए बहुत ज़्यादा था, लेकिन वही चीज़ उत्तर वैदिक काल में आपका स्त्री शिक्षा का महत्व बिल्कुल कम हो गया। स्त्री शिक्षा का महत्व उत्तर वैदिक काल में बिल्कुल कम हो गया। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों के लिए शिक्षा का महत्व बहुत ज़्यादा था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में स्त्री के शिक्षा का महत्व बिल्कुल जो है उसका स्तर नीचे गिर जाता है। इसके बाद ऋग्वैदिक काल में पर्दा प्रथा नहीं था। ऋग्वैदिक काल में जो पर्दा प्रथा सिस्टम था वह नहीं था, लेकिन वही चीज़ उत्तर वैदिक काल में देखा जाए दोस्तों तो पर्दा प्रथा का यहाँ प्रचलन देखा जाता है। ऋग्वैदिक काल में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में पर्दा प्रथा का प्रचलन रहा है। इसके बाद ऋग्वैदिक काल में सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। सती प्रथा का प्रचलन ऋग्वैदिक काल में नहीं था। वही चीज़ उत्तर वैदिक काल में देखा जाए दोस्तों तो सती प्रथा का यहाँ प्रचलन मिलता है। उत्तर वैदिक काल में सती प्रथा का प्रचलन मिलता है। इसके बाद विधवा विवाह प्रचलन आपका जो है ऋग्वैदिक काल में देखने के लिए मिलता है। विधवा विवाह ऋग्वैदिक काल में देखने के लिए मिलता है और यहाँ भी जो है उत्तर वैदिक काल में विधवा विवाह और यह देखा जाता है दोस्तों कि विधवा स्त्री का विवाह यदि उसकी पति की यदि मृत्यु हो जाती है तो उसका विवाह उसके देवर के साथ जो है इसका करा दिया जाता है। इसके बाद वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित थी और ऋग्वैदिक काल में कर्म पर आधारित थी। इसके बाद यव यानी जौ जो था वह प्रमुख फसल था। जौ जिसे यव कहते हैं वह ऋग्वैदिक काल में प्रमुख फसल था और ऋग्वैदिक काल में समाज जो था दोस्तों वह पितृ सत्तात्मक था। समाज
पितृ सत्तात्मक था और उत्तर वैदिक काल में भी समाज जो था दोस्तों वह पितृ सत्तात्मक था। अर्थव्यवस्था से संबंधित जीवन को बताता है। ऋग्वैदिक काल जो था यह ग्रामीण सभ्यता था। ऋग्वैदिक काल जो आर्यों की सभ्यता थी यह एक ग्रामीण सभ्यता थी और उत्तर वैदिक काल भी ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ का जो आधार था अर्थव्यवस्था का वह पशुपालन पहला स्थान पे था और कृषि जो था दोस्तों वह दूसरा स्थान पे था। ऋग्वैदिक काल में जो अर्थव्यवस्था का आधार था पहला था पशुपालन और दूसरा था कृषि। उत्तर वैदिक काल में केवल कृषि ही जो है अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। उत्तर वैदिक काल में कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। गाय का ऋग्वैदिक काल में काफ़ी महत्व था। दोस्तों गाय का जो था महत्व ऋग्वैदिक काल में काफ़ी था और गायों को लेकर ही ऋग्वैदिक काल में प्रायः जो है युद्ध हुआ करते थे। इसमें गायों के लिए जो है गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है। गायों के लिए गविष्टि मतलब गाय की खोज, गायों का अन्वेषण, इसके लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है। और तो याद रखना है दोस्तों, और धन्या जो है गाय के लिए प्रयुक्त शब्द है जिसका अर्थ होता है नहीं मारे जाने योग्य पशु। गविष्टि का अर्थ होता है दोस्तों गाय की खोज। यह भी शब्द गाय के लिए ही उपयुक्त हुआ है। इसके बाद जानेंगे दोस्तों व्रीहि, यव और गोधूम उत्तर वैदिक सभ्यता का उत्तर वैदिक कालीन का प्रमुख फसल था। व्रीहि मतलब होता है दोस्तों चावल, यव मतलब होता है जौ और गोधूम मतलब होता है गेहूँ, जो कि उत्तर वैदिक काल का प्रमुख फसल था। लोहे की जानकारी यानी लोहे की खोज जो कि उत्तर वैदिक काल में हुआ यह आर्यों को जाता है। आर्यों के द्वारा ही सर्वप्रथम लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में की गई। इसके बाद श्याम अयस, उत्तर वैदिक काल में लोहा को श्याम अयस कहा जाता था। दोस्तों उत्तर वैदिक काल में लोहा को श्याम अयस कहा जाता था और तांबा को लौह अयस कहा जाता था। तांबा को लौह अयस और लोहा को श्याम अयस कहा जाता था। याद रखना है दोस्तों, श्याम अयस लोहा को कहा जाता था और तांबा को लौह अयस कहा जाता था। इसके बाद जानेंगे दोस्तों धार्मिक जीवन के विषय में। धार्मिक जीवन के अंतर्गत ऋग्वैदिक काल में सबसे अधिक प्रतापी देवता था इंद्र। ऋग्वैदिक काल में सबसे अधिक प्रतापी देवता कौन था? इंद्र, जिसे पुरंदर भी कहा जाता है। इंद्र को वर्षा का देवता भी कहा जाता है और पुरंदर का अर्थ होता है दोस्तों किला तोड़ने वाला, किला को तोड़ने वाला, जो कि ऋग्वैदिक काल का एक प्रतापी देवता हुआ करता था। इंद्र का ऋग्वेद में 250 बार उल्लेख किया गया है। इंद्र का ऋग्वेद में 250 बार उल्लेख किया गया है। दूसरा देवता था दोस्तों ऋग्वैदिक काल में अग्नि। दूसरा देवता ऋग्वैदिक काल में अग्नि था, जिसका 200 बार उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। तो अग्नि का उल्लेख कितना बार किया गया है? 200 बार। और इंद्र का उल्लेख ऋग्वेद में 250 बार किया गया है। इसके बाद जानेंगे दोस्तों उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में धर्म जो था वह कर्म कांड पर आधारित हो गया, विभिन्न कर्मों पर आधारित हो गया। उत्तर वैदिक काल में जो धर्म था दोस्तों वह कर्म कांड पर आधारित हो गया, जिसमें कि प्रमुख देवता प्रजापति हो गया। उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन हो गया? प्रजापति। अब प्रजापति के अंतर्गत ही आता है दोस्तों त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति के अंतर्गत ब्रह्मा, विष्णु और महेश आता है। प्रजापति के अंतर्गत हम किसको गिनेंगे दोस्तों? ब्रह्मा, शिव और
विष्णु को गिनेंगे। तो धर्म कर्मकांड के आधार पर हो गया उत्तर वैदिक काल में। इसमें देवता हो गया प्रमुख आपका प्रजापति, जिसके अंतर्गत आ गया ब्रह्मा विष्णु और महेश। इसके बाद दोस्तों जानेंगे उत्तर वैदिक काल में 4 वर्ण अस्तित्व में आए। उत्तर वैदिक काल में 4 वर्ण अस्तित्व में आए, जिसमें कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त से यह पता चलता है कि जो है ब्रह्म के मुख से ब्राह्मण का उद्भव हुआ, बाहु से यानी भुजा से क्षत्रिय का उद्भव हुआ, इसके बाद जांग से वैश्य का उद्भव हुआ और पैर से शूद्र का उद्भव हुआ। तो याद रखना है दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई, जिसके अंतर्गत ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आते हैं। इसके बाद उत्तर वैदिक काल में ही 4 आश्रम अस्तित्व में आए। उत्तर वैदिक काल में 4 आश्रम अस्तित्व में आए, जिसके अंतर्गत पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। इसका सर्वप्रथम उल्लेख जालोपनिषद में मिलता है। 4 आश्रम का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है दोस्तों? जालोपनिषद में मिलता है। 4 आश्रम का उल्लेख सर्वप्रथम जालोपनिषद में मिलता है। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत गुरु के पास रहकर जो है शिक्षा ग्रहण किया जाता था। गृहस्थ जीवन के अंतर्गत जब शिक्षा पूर्ण हो जाता था तो वह घर आकर विवाह कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था। इसके बाद वानप्रस्थ आश्रम के अंतर्गत वह वन गृह त्याग कर वह वन चले जाता था, जिसके अंतर्गत वह आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करता था। इसके बाद संन्यास आश्रम के अंतर्गत दोस्तों वह जब आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लेता था तो वह वन चले जाता था तपस्या करने के लिए। तो याद रखना दोस्तों, 4 आश्रम उत्तर वैदिक काल में आया, जिसमें कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये 4 आश्रम आते हैं, जो कि हर एक 25-25 साल का होता है। इसके बाद उत्तर वैदिक काल में ही दोस्तों आया षड दर्शन। 6 प्रकार का दर्शन उत्तर वैदिक काल में अस्तित्व में आया, जिसमें कि पहला है सांख्य दर्शन, जिसके प्रवर्तक हैं कपिल। और सांख्य दर्शन को ही प्राचीनतम दर्शन कहा जाता है। सांख्य दर्शन को ही कहा जाता है प्राचीनतम, यानी सबसे प्राचीन दर्शन। सांख्य दर्शन का प्रवर्तक हो गया दोस्तों कपिल। योग दर्शन के प्रवर्तक हो गए पतंजलि। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कनाद। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी और उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक बादरायण। तो याद रखना दोस्तों, दर्शन कितने हैं? 6। सांख्य दर्शन जिसके प्रवर्तक हुए कपिल। योग दर्शन जिसके प्रवर्तक पतंजलि। इसके बाद दोस्तों न्याय दर्शन जिसके प्रवर्तक गौतम। वैशेषिक दर्शन जिसका प्रवर्तक कनाद। पूर्व मीमांसा जिसके प्रवर्तक हो गए जैमिनी और उत्तर मीमांसा जिसके प्रवर्तक हो गए बादरायण। इसके बाद उत्तर वैदिक काल में ही दोस्तों मिलता है 16 संस्कार। 16 संस्कार का उल्लेख उत्तर वैदिक काल में ही किया गया है। जिसके अंतर्गत प्रथम होता है गर्भाधान, यानी गर्भ का धारण होना, और अंतिम संस्कार होता है अंत्येष्टि। अंत्येष्टि संस्कार के अंतर्गत व्यक्ति का श्राद्ध कर्म, सपंडी कर्म यह किया जाता है। तो याद रखना है दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में कितने संस्कार आए? 16 संस्कार, जिसमें कि पहला हो गया गर्भाधान और अंतिम हो गया आपका अंत्येष्टि संस्कार, जो कि मृत्यु के उपरांत संपन्न होता है। इसके बाद जानेंगे दोस्तों विवाह, जो कि अनुलोम विवाह और
प्रतिलोम विवाह भी उत्तर वैदिक काल में देखने के लिए मिलता है। अनुलोम विवाह जिसमें कि पुरुष उच्च वर्ण का होता था और महिला निम्न वर्ग का, यानी उच्च वर्ग का पुरुष निम्न वर्ग की महिला से विवाह करता था, जिसे हम लोग कहते हैं अनुलोम विवाह। इसी का उल्टा जानेंगे दोस्तों प्रतिलोम। अनुलोम का उल्टा प्रतिलोम, जिसमें कि पुरुष निम्न वर्ण का होता था और महिला उच्च वर्ण का होता था। पुरुष निम्न वर्ण का और महिला उच्च वर्ण का होता था, तो इसे हम लोग कहेंगे प्रतिलोम विवाह। और जिसमें कि पुरुष उच्च वर्ग का और महिला निम्न वर्ग का, तो वह हो गया आपका अनुलोम विवाह। इसके बाद विवाह मनुस्मृति और महाभारत के आधार पर 8 प्रकार का बताया गया है। विवाह कितने प्रकार का बताया गया है? 8 प्रकार का बताया गया है। मनुस्मृति के आधार पर भी 8 प्रकार का और महाभारत के आधार पर भी 8 प्रकार का विवाह का वर्णन मिलता है। ब्रह्म विवाह जो कि सर्वोत्तम विवाह है। ब्रह्म विवाह जो कि सर्वोत्तम विवाह है। इसमें माता पिता के अनुसार ही लड़के और लड़कियों का विवाह कराया जाता है। दैव विवाह, दैव विवाह के अंतर्गत दोस्तों पुरोहित से यानी ब्राह्मण से कन्या का विवाह कराना ही दैव विवाह कहलाता है। आर्ष विवाह, आर्ष विवाह के अंतर्गत दोस्तों कन्या का जो पिता है वह वर पक्ष से गाय लेकर कन्या का विवाह कराता था। इसके बाद प्रजापत्य विवाह, प्रजापत्य विवाह के अंतर्गत दोस्तों कन्या का पिता वर से वचन प्रतिज्ञा करवाता था, वर से प्रतिज्ञा करवाता था। असुर विवाह जिसके अंतर्गत कन्या का पिता वर पक्ष से पैसे लेकर उसे बेच देता था। असुर विवाह के अंतर्गत कन्या का जो पिता होता था वह वर पक्ष से पैसे लेकर उसे बेच देता था। गंधर्व विवाह जो कि एक प्रेम विवाह है। गंधर्व विवाह जो कि प्रेम विवाह है, इसमें माता पिता की अनुमति की ज़रूरत नहीं होती है। राक्षस विवाह जो कि कन्या का अपहरण कर विवाह करना राक्षस विवाह कहलाता है। पिशाच विवाह, जबरदस्ती कन्या से जबरदस्ती विवाह करना पिशाच विवाह कहलाता है। इसके बाद जानेंगे दोस्तों ऋग्वेद में अस्तोमा सद्गमय शब्द का उल्लेख मिलता है। अस्तोमा सद्गमय का उल्लेख कहाँ मिलता है दोस्तों? ऋग्वेद में मिलता है, जिसका अर्थ होता है हे प्रभु हमें असत्य से सत्य की ओर लेकर जाओ, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाओ। भारतीय परमाणुवाद का जनक कनाद को कहा जाता है। भारतीय परमाणुवाद का जनक कनाद को कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा कहा जाता था और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा कहा जाता था और हल रेखा को सीता कहा जाता था। यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। तो दोस्तों याद रखना है उपनिषद में यज्ञ की तुलना किससे की गई है? फूटी नाव से की गई है। इसके बाद जानेंगे दोस्तों दशराज्य युद्ध जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दशराज्य युद्ध यह 10 जनों और सुदास के बीच होता है। दशराज्य युद्ध किसके बीच होता है? सुदास और 10 राजाओं के बीच यानी 10 जनों के बीच होता है। इसमें परुशनी नदी के किनारे यह युद्ध होता है। दशराज्य युद्ध परुशनी यानी रावी नदी के तट पर यह युद्ध होता है, जिसमें कि सुदास विजयी हो जाता है और 10 जनों की हार हो जाती है। तो दोस्तों याद रखना है दशराज्य का युद्ध जो है वह परुशनी नदी के तट पर होता है, जिसमें सुदास विजयी हो जाता है और 10 जनों की पराजय हो जाती है। ये इसका दशराज्य युद्ध का
उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। दशराग्य युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। दशराग्य का युद्ध कहाँ हुआ था? परशुनी नदी के तट पर हुआ था, जिसमें विजय कौन हुआ दोस्तों? सुदास विजयी हुआ और 10 जनों की हार हुई। तो दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिए। यदि अच्छा लगा हो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार का इम्पोर्टेंट टॉपिक लाता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।